हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शुभम राजपूत स्वागत करता हूं आपका सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन में। मैथमेटिक्स 4 में हमारा मॉड्यूल 1 चल रहा है और हमने इसके अंदर थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके बाद हमने क्या किया था, लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उसको हमने तैयार किया था और उसके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे। उसके लिए जो हमारे पास लैग्रांजीज मेथड चल रहा था, जिसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने 2 आपको क्वेश्चन कराए थे और यह भी कहा था कि इसके मैं अभी और भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, क्योंकि ये अपने आप में एक थोड़ा समझने वाला टॉपिक है। इसके अंदर क्वेश्चन अलग अलग वेरिएशन के होते हैं, तो हमें इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कुछ चीज़ों का। जब आप मल्टीप्लायर्स को चूज कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। उसके लिए हमें यह करना पड़ता है, जो भी हमारे पास पी क्यू और आर की वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लायर को चूज करना पड़ता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, इसके अंदर मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा और हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए भी करने के लिए दूं। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, इस मेथड को बिल्कुल भारी नहीं समझना है। कुछ सिलेक्टिव से क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर जो कि आपके एग्जाम में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। उन्हीं में से मैं लगभग 2 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं और आज भी 4 से 5 क्वेश्चन कराने का मेरा टारगेट है। इन क्वेश्चन को कर लेंगे अगर आप, तो आपके लिए सफिशियंट होगा इस पोर्शन से। तो डियर स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है वो मॉड्यूल 1 में हमें करना क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन लैग्रांजीज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। हालांकि हमने इसके 1-2 प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर में भी सॉल्व किए थे, आपको होपफुली समझ में आए होंगे। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे आगे की कुछ प्रॉब्लम और अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में लेते हैं पहली प्रॉब्लम को। डियर स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है हमारे पास, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एम जेड माइनस एन वाई पी प्लस एन एक्स माइनस एल जेड क्यू एल वाई माइनस एम एक्स, ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, पहला बात तो आपको करना क्या होता है कि कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो, मे बी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और मे बी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहला काम क्या होता है, आपको ये उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है एग्जाम में कि वो किस ऑर्डर की है, किस डिग्री की है, कौन से टाइप की है, किस मेथड को आपको उसके अंदर लगाना है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखा और आपने उसको डायरेक्टली करना शुरू कर दिया, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई भी हिंट नहीं मिलता है। यहाँ पर तो आपको पता है कि आप लैग्रांजीज मेथड पढ़ लें, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा नहीं मिलता है। एग्जाम में आपको बिल्कुल भी कोई हिंट नहीं दिया जाएगा, वहां आपको खुद ही जज करना है कि ये कौन से मेथड की इक्वेशन है या फिर कौन से टाइप की इक्वेशन और कौन सा मेथड इस पर हमें ऑप्ट करना है। तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं। तो जब आप इस इक्वेशन को आप देख रहे हैं, इसके मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो मेरे पास ये इक्वेशन है एम जेड माइनस एन वाई पी एन एक्स माइनस एल जेड क्यू एल वाई माइनस एम एक्स। तो स्टूडेंट में देख रहा हूं इसके अंदर हमारे पास P और Q जो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो हमें केवल 1 डिग्री में दिए हुए हैं, साथ ही साथ कहीं भी दोनों की मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। और आप इसको देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसका मतलब ये क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है, जिसको आपने अच्छे से पढ़ा था। और इसको सॉल्व करने के लिए आप लैग्रांजीज मेथड का यूज करते हैं। इसके 2 मेथड थे, एक में तो आप डायरेक्टली वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, आपको आंसर मिल जाता है, और दूसरे टाइप में आप क्या करते हैं, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। तो आज हमें मेथड ऑफ मल्टीप्लायर के क्वेश्चन करने हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें दोनों मेथड को मिक्स करके भी आपको मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट, जब आपने इस इक्वेशन को देखा कि इसके अंदर P और Q फर्स्ट ऑर्डर में है और उनकी डिग्री भी 1 है और कहीं पर भी P और Q की मल्टीप्लाई नहीं दे रखी है, तो आप समझ जाएंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन। जब आप ये श्योर हो जाते हैं तो इसके बाद आपको करना क्या होता है, इसके बाद आपकी जो लैग्रांजीज इक्वेशन की जनरल फॉर्म है उससे आप इसको कंपेयर करते हैं और वहां पर कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद आप लैग्रांजी सब्सिडियरी इक्वेशन लिखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसके अंदर मल्टीप्लायर मेथड यूज करना है या फिर आपके वेरिएबल इजीली सेपरेट हो सकते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं। तो लिखिए कंपेयरिंग इट विद जनरल फॉर्म ऑफ लैग्रांजेस इक्वेशन। वो क्या है हमारे पास, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R। तो आपको क्या मिलता है, कैपिटल P की वैल्यू, कैपिटल V इज कोफिशिएंट ऑफ P या मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई में आपको P की दे रखा है, विच इज इक्वल्स टू mz माइनस एन वाई, कैपिटल Q एन एक्स माइनस एल जेड एंड कैपिटल R इज एल वाई माइनस एम एक्स। ये कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R आपको दिए हुए हैं। ये करने के बाद आप क्या लिखते हैं, लैग्रांजीज सब्सिडियरी इक्वेशन या लैग्रांजीज ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लिखते हैं। तो आपने लिखा लैग्रांजीज सब्सिडियरी
इक्वेशन। वो क्या होती है हमारे पास, आप जानते हैं अच्छे से, dx अपॉन पी, dy अपॉन क्यू, dz अपॉन आर। ये सारी वैल्यू जब आप इसके अंदर रखते हैं तो आपको क्या मिलता है, देखते हैं क्या आपको मिलता है। dx अपॉन पी की वैल्यू आपने रखी है mz माइनस एन वाई, dy क्यू की वैल्यू आप इसके नीचे रखते हैं विच इज एन एक्स माइनस एल जेड, और आर की वैल्यू आप रखते हैं डी जेड एल वाई माइनस एम एक्स। ये हमने रख लिया है यहाँ पर, ठीक है। इसको जब आप देख रहे हैं तो आप स्टूडेंट जब इसको देखिए, जब आप इसको देखते हैं तो एग्जाम में आपको दोनों ही तरीकों को देखना पड़ता है कि क्या ये इजीली सेपरेट हो सकते हैं। अगर इजीली सेपरेट हो सकते हैं तो आप इजीली इनको सेपरेट कर लीजिए, और अगर नहीं हो सकते हैं सेपरेट तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनको मल्टीप्लायर मेथड के थ्रू सॉल्व करना होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये सभी इक्वेशन इस प्रकार की दे रखे हैं जिनको आप अगर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर एक दूसरे के साथ एसोसिएट करने की कोशिश करें तो यहां से आपको इस तरीके के इंटीग्रेशन नहीं मिलेंगे कि x वालों के साथ x आ जाएं, y वालों के साथ dy वाले आ जाएं, z वालों के साथ dz वाले आ जाएं। तो आप यहां पर क्या करते हैं, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। तो आप यहां पर स्टूडेंट देखिए, जब भी मेथड ऑफ मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या करते हैं, किसी भी एक जगह को रफ में आप क्या करते हैं, इन सबको लिख लेते हैं जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर दे रखे हैं। तो आपने लिख लिया एम ये हमको दे रखा है एम जेड माइनस एन वाई, एक दूसरा दे रखा है आपको एन एक्स माइनस एल जेड, और तीसरा दे रखा है आपको एल वाई माइनस एम एक्स। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले ये देखने होते हैं कि क्या ये साइक्लिक फैक्टर है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन होते हैं वो साइक्लिक फैक्टर वाले ही होते हैं। साइक्लिक फैक्टर लाइक दैट आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है ये वाई माइनस एक्स, जेड माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, या आप इसको ऐसे कहते हैं एल एम, एम एन और एन एल। इस टाइप का आपको साइक्लिक फैक्टर के फॉर्म में दे रखा है। तो स्टूडेंट आप श्योर हो जाएंगे, यहाँ पर आपको मल्टीप्लायर का जो सेट होता है आप क्या करें, एक बार एक्स वाई जेड ले लें। जब भी आपको साइक्लिक फैक्टर दिखाई दे, चाहे वो एक्स वाई जेड में मिले या एल एम एन में मिले, तो आप वहां पर एक मल्टीप्लायर तो बिल्कुल इजीली चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूं, मुझे पता है कि साइक्लिक फैक्टर दे रखे हैं एल एम, एम एन और एन जेड। अगर मैं बात करूं एक्स वाई जेड की, तो एक्स वाई है, वाई जेड है और जेड एक्स है। तो मैं क्या करता हूं, मैं लेता हूं चूजिंग मल्टीप्लायर्स x y z such that each fraction is equal to, ऊपर ही मल्टीप्लाई करते हैं, x dx, y dy, z dz। चूज किस तरीके से करते हैं कि जैसे फर्स्ट में मैं क्या करूंगा, x की मल्टीप्लाई, दूसरे में y की मल्टीप्लाई, तीसरे में z की मल्टीप्लाई। क्योंकि साइक्लिक फैक्टर है तो देखेंगे आप, जब पहले में मैंने x की मल्टीप्लाई तो मेरे को ये क्या मिलता है, मेरे पास ये x z m n x y। जब मैंने दूसरे में किसकी मल्टीप्लाई की, y की मल्टीप्लाई की, n x y l y z। तीसरे में किसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, z की, तो ये क्या मिलेगा, l y z माइनस m x z। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारे टर्म क्या हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहे हैं। तो मतलब डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, जीरो। यही हमको करना होता है। तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज x dx y dy z dz इज इक्वल टू जीरो। ये हमको मिल गया। हमें करना काम ये होता है कि आपको इन जो डिनोमिनेटर दे रखे हैं इनके सम को इस प्रकार से एसोसिएट करके लिखना है कि पहले में किस नंबर की मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे में किसकी कर दें, तीसरे में किसकी कर दें, नंबर या वेरिएबल की, कि जिससे इन सबकी मल्टीप्लाई करने पर सम आपके पास जीरो आ जाए। अब वो कैसे आप डिसाइड करते हैं कि अगर आपके पास साइक्लिक फैक्टर दे रखे हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे यहाँ एक्स वाई जेड में भी साइक्लिक फैक्टर है, एक्स वाई, वाई जेड के साथ एक्स है, एल के साथ एम है, एम के साथ एन है, एन के साथ जेड है। तो आप डायरेक्टली एक्स वाई जेड एक बार ले लिए, एक बार आप एल एम एन लेंगे, डायरेक्टली आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने जब ये किया कि आपको इक्वेशन मिल जाती है, तो आप लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स इंटीग्रेशन करने पर। इसको आप इक्वेशन नंबर जनरली फर्स्ट बोल देते हैं, अब जो आएगी सेकंड बोल देंगे। ये वाली हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई है। तो अब देखिए, जब आपने इंटीग्रेशन का आपको मिलता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वाई स्क्वायर अपॉन 2, जेड स्क्वायर अपॉन 2,
C1/2। तो आप ये कह सकते हैं यहां पर, मैं आगे की स्लाइड में जा रहा हूं आपको दिखाने के लिए। पहला सॉल्यूशन आपको मिला x² प्लस y² प्लस z² इक्वल्स टू C1। ये पहला सॉल्यूशन आपको मिला, इसको आपने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, और इसको मैं इस टाइप के एक हाईलाइटेड ब्रैकेट के अंदर बंद कर रहा। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन थी, जो हमारे पास सब्सिडियरी इक्वेशन आई थी, उसको एक बार हम फिर से देखते हैं प्रीवियस स्लाइड में जाकर। तो ये आप देख रहे हैं हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब एक बार तो हमने मल्टीप्लायर एक्स वाई जेड ले लिए हैं, तो दूसरी बार आप मल्टीप्लायर क्या लेंगे, एल एम और एन आपको लेने हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो भी हमारे पास इक्वेशन है इसके अंदर एल एम और एन को मल्टीप्लायर लेंगे, और किस तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे मैं आपको इधर दिखा देता हूं, ये बिल्कुल एक अलग कलर में। ये लिखा आपने, चूजिंग मल्टीप्लायर्स L, M, N such that each fraction is equals to, इधर देख सकते हैं आप वहां से, तो ऊपर इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं L की, L dx, दूसरे में M की, M dy एंड dz, नीचे आपने किसकी मल्टीप्लाई, फर्स्ट में L की, ये आपको मिली L M z L N y, दूसरे में आप किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m की, m n x, ये कितना मिलता है आपको, l m z, लास्ट में आप n की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, l n y प्लस l m x। आप देख रहे हैं सारे टर्म आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, तो इससे आपको क्या मिलता है, ये आपने लिखा, दिस इंप्लाइज l dx m dy एंड dz इक्वल्स टू 0। तो आपने लिखा ऑन इंटीग्रेटिंग, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करने पर ऑन इंटीग्रेटिंग, तो कितना मिला आपको, ये एल एक्स एम वाई एन जेड इक्वल्स टू, दूसरा कांस्टेंट आपने क्या ले लिया है यहाँ पर, C2 ले लिया है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। एक सॉल्यूशन आपके पास अभी आया था, दूसरा सॉल्यूशन में आप क्या कर रहे हैं, अभी इसको ले रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अभी जो आपने ये सॉल्यूशन लिया था, जो आपके पास ये वाला आया था, इसको आपने इक्वेशन 3 कहा था, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। तो 4 इक्वेशन में क्या है आपके पास सॉल्यूशन, एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू C2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 का सॉल्यूशन आया है, इक्वेशन नंबर 4 में आया है सॉल्यूशन। तो अब आप डियर स्टूडेंट इसमें लिखेंगे क्या, अब आप लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे सो सॉल्यूशन इज, क्या मिला आपको, ये y x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको दिखाया, तो इसमें क्या क्या आपने किया है, ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ था कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन करना था, तो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन का जब आपने सोल्यूशन करना शुरू किया, सबसे पहला काम देखना यह था कि ये कौन से टाइप की इक्वेशन है और कौन सा मेथड आपको इस पर अप्लाई करना है। तो आपने स्टूडेंट क्या किया, जब यहाँ पर देखा कि यहाँ पर p की पावर भी एक है, q की पावर भी एक है, और p और q क्या कहलाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इनकी पावर भी एक ही है, और कहीं पर भी इनकी मल्टीप्लाई नहीं है, तो मतलब आप श्योर हो गए कि लैग्रांजीज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, या फिर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो आप करते क्या है, यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होता है, जो आपकी लैग्रांजीज इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, इससे आप कंपेयर करते हैं, p की वैल्यू हो जाती है, q की वैल्यू हो जाती है, और ये r की वैल्यू, इससे आप इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, इसको आप लैग्रांजी सब्सिडियरी इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद सब्सिडियरी इक्वेशन जब आपकी आती है, तो आपको मल्टीप्लायर चूज करने होते हैं, और मल्टीप्लायर किस प्रकार चूज करने हैं, कि जो आपका पहला वाला डिनोमिनेटर है उसको यहाँ लिख लें, दूसरे को यहाँ लिख लें, तीसरे को यहाँ लिख लें, फर्स्ट में किस नंबर या वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे में किस नंबर या वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर दें, तीसरे में किस नंबर या वेरिएबल की आप मल्टीप्लाई कर दें, कि जिससे आपका क्या मिल जाए, नीचे आंसर 0 मिल जाए। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट आपने क्या किया, पहले वाले को आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको देखना कैसा है यहाँ पर कि ये साइक्लिक फैक्टर है, पहले साइक्लिक फैक्टर को ही आपको चेक करना है। अगर साइक्लिक फैक्टर नहीं बनेंगे तो उसके लिए मैं आपको अलग से तरीका बताऊंगा। जब इस मेथड के आप 5 से 7 क्वेश्चन कर लेते हैं, इन्हीं क्वेश्चन में से आपको जनरली एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है, और आपको आइडिया भी लगने लगता है थोड़ा सा, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसा फिक्स मेथड नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे ही करेंगे। एक साइक्लिक फैक्टर आप थोड़ा देख सकते हैं, बाकी चीजों को आपको एडजस्ट करके देखना होता है। साइक्लिक फैक्टर जैसे आपने देखे कि एक्स वाई है, वाई
जेड है, जेड एक्स है, एल एम है, एम एन है और एन जेड है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है पहला मल्टीप्लायर का सेट क्या ले लीजिए, एक्स वाई जेड। ये आपने लिया, ऊपर इसकी मल्टीप्लाई की, दूसरे में वाई की और तीसरे में आपने जेड की मल्टीप्लाई की। तो जब ये आपने ये काम किया तो एक्स डी एक्स, वाई डी वाई, जेड डी जेड नीचे के सारे आपस में कैंसिल हो गए, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसका आपने इंटीग्रेशन किया, आपको पहला सोल्यूशन मिला। अब आपने जब इसको इक्वेशन को देख रहे हैं तो जैसे एक्स वाई जेड साइक्लिक फैक्टर दे रखे हैं, तो वैसे ही आपके एल एम और एन भी साइक्लिक फैक्टर में दे रखे हैं कि एल के साथ वाला जो टर्म है वो एम है, एम के साथ वाला एन है और एन के साथ वाला एल है। साइक्लिक फैक्टर इस तरीके से बनते हैं आपके पास, जैसे एक्स के साथ वाई हो, वाई के साथ जेड हो, जेड के साथ एक्स हो। वो ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, जैसे एक्स वाई ना होकर वाई एक्स हो जाए, वाई जेड ना होकर जेड एक्स हो जाए, लेकिन वो इसी क्रम में होने चाहिए। तो आपने क्या किया, दूसरे मल्टीप्लायर को चूज किया यहाँ पर। दूसरा मल्टीप्लायर क्या चूज किया आपने यहाँ पर, एल एम और एन को। तो ऊपर एल की प्रोडक्ट, बीच में एम की प्रोडक्ट, तीसरे में एन की प्रोडक्ट, नीचे एल एम एन की प्रोडक्ट आपस में करके जोड़ने पर आपको इक्वेशन मिली। आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो आपका दूसरा सोल्यूशन आ गया। फाइनली आप सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, फाइनली सोल्यूशन लिखने का आपके पास तरीका होता है, ये आपका पहला सोल्यूशन आया था, या आपका दूसरा सोल्यूशन आया, दोनों को आप इस तरीके से लिख लेते हैं। कुछ राइटर इन सोल्यूशन को ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे ये भी एक तरीका होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, फंक्शन बना दीजिए इसको एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का। ये भी एक आपके पास तरीका सोल्यूशन लिखने का हो सकता है। पॉपुलर स्टूडेंट आपकी समझ में आया होगा। आगे मैं और भी क्वेश्चन आज लेने वाला हूँ काफी सारे आपके लिए, इसलिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें देखते हैं हम आगे क्या मिलता है आपको क्वेश्चन में। आज के स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर भी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। आइडेंटिफिकेशन करना वो आपके लिए कोई भारी काम नहीं है, वो आपको काफी बार तरीका बताया जा चुका है। एक बार आप इसको अच्छे से एक बार फिर से देख लेंगे। क्या दिया हुआ है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको दी हुई है। तो मैं लेता हूं इसका इस तरीके से, सोल्यूशन में आपने लिखा वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है हमारे पास, y माइनस जेड अपॉन वाई जेड पी, जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स क्यू, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, ये आपको दे रखा। तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं, पहचान करने के लिए आपको बताया गया था, पहचान करने में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो आपके पास पी और क्यू है उनको देखना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो आपका पी है, तो पी आपका क्या है, एक पावर में है, क्यू भी आपका क्या है, एक पावर में है, एंड पी और क्यू आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पर स्टूडेंट आपको करना क्या है, ये चेक करना है कि आपका पी और क्यू कहीं मल्टीप्लीकेशन में तो दिया हुआ नहीं है। तो आप पूरे क्वेश्चन को देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी आपका पी और क्यू मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो आप श्योर हो जाते हैं कि लैग्रांजीज मेथड की, यानी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका सोल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं वो आपको पता ही है, अभी काफी बार हम क्वेश्चन 2 से 3 हम कर चुके हैं। आप क्या करेंगे, इसका लैग्रांजीज मेथड की जो आपकी जनरल इक्वेशन होती है उसके साथ इस इक्वेशन का दी गई का आप कंपैरिजन कर लेंगे, और कंपैरिजन करने के बाद कैपिटल पी, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। ऐसा करने के बाद आपको करना क्या है, ये करने के बाद आप क्या करते हैं, सब्सिडरी इक्वेशन बनाएंगे, और सब्सिडरी इक्वेशन बनाकर आपको ये देखना है कि इसके अंदर मेथड ऑफ मल्टीप्लायर लगाना पड़ेगा, या फिर इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल इस प्रकार से सेपरेट हो सकते हैं जिनको आप x के साथ dx, y के साथ dy या z के साथ dz चला जाए, जो कि आपके लिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की इक्वेशन बन जाए और आपका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट जब आप इसका सोल्यूशन करते हैं तो मैं आपको कराता हूं इसका सोल्यूशन। तो हमने लिखा है इसका, देखिए कंपेयरिंग the given equation with general form of Lagrange's equation, तो क्या होती है हमारे पास आप जानती हैं, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल Q स्मॉल q और ये कैपिटल R। जहां आप जानते हैं कि कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R क्या होते हैं, एक्स वाई जेड के ही फंक्शन होते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर कैपिटल P की वैल्यू क्या है हमारे पास, y माइनस जेड अपॉन वाई जेड, कैपिटल Q की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, z माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स, और कैपिटल R की जो वैल्यू है हमारे पास वो है x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। तो आपका दूसरा काम क्या है, आप यहाँ पर लैग्रांजी सब्सिडियरी इक्वेशन लिख लीजिए। तो आपने लिखी यहाँ पर लैग्रांजीज सब्सिडियरी इक्वेशन,
सब्सिडियरी या ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो वो क्या होती है हमारे पास, डी एक्स अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन वाई, डी जेड अपॉन जेड। ये हमारे पास लैग्रांजी सब्सिडियरी इक्वेशन होती है। सॉरी, इसको हम थोड़ा करेक्ट करते हैं। ये होती है डी एक्स अपॉन पी, डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू, डी जेड अपॉन आर। ये हमारे पास क्या होती है, लैग्रांजी सब्सिडियरी इक्वेशन होती है। तो अब स्टूडेंट इसमें करेंगे क्या, हम पी, क्यू और आर की वैल्यू रख लेंगे। तो क्या मिलती है आपको, ये डी एक्स, पी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है, आप इजीली देख पा रहे होंगे, वाई माइनस जेड अपॉन वाई जेड, डी वाई क्यू, क्यू की वैल्यू जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स, और एक क्या हो गया हमारे पास, ये एक्स माइनस ये डी जेड डी जेड अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। एक वैल्यू हमारे पास ये हो गई है। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है इसके अंदर, ये जो हमारे पास सब्सिडियरी इक्वेशन आ गई है, तो हमें इस प्रकार से मल्टीप्लायर चूज करने हैं कि इन मल्टीप्लायर को नीचे की जो हमारे पास ये दे रखे हैं, इनके अंदर किस नंबर की आप मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट में किसकी करें, सेकंड में किसकी करें, थर्ड में किसकी करें, जिससे हमारे पास क्या आ जाए, नीचे जीरो बन जाए। तो आप इनको एक तरफ रख लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, वाई माइनस जेड अपॉन वाई जेड, ये आपको पहला दे रखा है, दूसरा इस तरीके से दे रखा है आपको, इस तरीके से लिख लेते हैं आप भी एग्जाम में, जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स, और ये कितना दे रखा है, ये तीसरा वाला आपके पास एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। देखिए स्टूडेंट, पहला काम आप साइक्लिक फैक्टर को ही टेस्ट करते हैं। तो साइक्लिक फैक्टर आप अगर देख पा रहे हैं तो आपको पता है एक्स के साथ वाई है, वाई के साथ जेड है, जेड के साथ एक्स है, लेकिन इस बार ये प्लस में या माइनस में ना देकर किस में दे रखे हैं, आपको मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। ऐसे ही आपके साथ यहाँ पर देख रहे हैं, ऊपर एक्स के साथ वाई है, वाई के साथ जेड है, और जेड के साथ एक्स है। तो यहाँ पर आपको चूंकि मल्टीप्लाई में ना देकर, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई में दे रखे हैं प्लस या माइनस में ना देकर, तो आपको अपने टर्म को किस प्रकार एसोसिएट करना है। आपको पता है कि अगर ये नीचे वाली चीज को आप क्या बना लें, एक तरीके से अगर ये नीचे वाले जो आपके टर्म है, जो आपके नीचे वाले टर्म है, वो अगर सेम हो जाए, क्या हो जाए, एक तरीके से सेम, तो ऊपर आप देख रहे हैं कि वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ये करने का तरीका हमारे पास क्या हो सकता है, आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं, जब आप इसको देख पा रहे हैं तो देखो बेटा, इसके अंदर आप क्या करते हैं, मल्टीप्लायर इस प्रकार से लेने की नीचे की क्वांटिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो उससे क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आप देख रहे हैं चूंकि साइक्लिक फैक्टर है, इजी साइक्लिक फैक्टर है, एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, वाई से वाई कैंसिल हो रहा है, जेड से जेड कैंसिल हो रहा है। अब नीचे वाले टर्म्स को इक्वल कैसे करें, इसके लिए हमारे पास, अगर फर्स्ट में मैं एक्स की मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरे में वाई की मल्टीप्लाई कर दूं, तीसरे में जेड की मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन जेड की, पहले में 1 अपॉन एक्स की, दूसरे में 1 अपॉन वाई की, तीसरे में 1 अपॉन जेड की। तो आप देख रहे हैं नीचे तीनों में क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई, जो कि एलसीएम आ जाएगा, और फिर आप इनको इजीली जोड़ पाएंगे। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी काम करना होता है। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, कि आपके पास जो इक्वेशन है आपने लिखा चूजिंग मल्टीप्लायर, चूजिंग, ऐसे ही आपको सेट करने पड़ते हैं दिमाग में, कुछ मल्टीप्लायर के सेट याद भी रखने पड़ते हैं कुछ। चूजिंग मल्टीप्लायर्स 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड, सच दैट, ये हमारे पास कितना हो गया, इस तरीके से कि सच दैट ईच इक्वेशन इज इक्वल्स टू, ऊपर भी करते हैं जो काम आप नीचे करते हैं, डी एक्स अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन वाई, डी जेड अपॉन जेड। ये कितना हो गया हमारे पास नीचे, जब आपने इसमें एक्स की मल्टीप्लाई की, इसमें वाई की, इसमें जेड की, सबका एलसीएम बराबर आ जाएगा। तो कितना बच गया हमारे पास, ये वाई माइनस जेड अपॉन एक्स वाई जेड, ये कितना हो गया हमारे पास दूसरा वाला, जेड माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई जेड, तीसरा वाला हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई और जेड आ जाएगा। जब स्टूडेंट आप इसको आगे करते हैं तो कितना मिला हमारे पास ये, तो आप लिखते हैं ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ऊपर तो आपका बन गया कितना, डी एक्स अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन वाई, डी जेड अपॉन जेड, और नीचे क्या हो रहा है आपको, क्योंकि सब एलसीएम सेम हो गए आपस में, तो ये कितना बना हमारे पास, ये वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स प्लस
एक्स माइनस वाई। तो आप देख रहे हैं सारे टर्म आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब आपका क्या होगा, ये डी एक्स अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन वाई, डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू जी। अब कुछ नहीं करना होता है, जब नीचे का जीरो बन जाता है फिर आप क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो आप करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये log x, ये कितना हो जाएगा log y, ये कितना हो जाएगा log z, और राइट हैंड वाले को भी आप किस में लिख लेते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं log c1। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये log x y z इक्वल्स टू log c1। तो इसका मतलब x y z इक्वल्स टू c1, ये हमारे पास क्या आ गया, पहला सॉल्यूशन आ गया। इसको आप जनरली क्या बोलते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, सब्सिडियरी इक्वेशन को आप इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं, और ये जो पहला सॉल्यूशन आपका आ गया हमारे पास थर्ड आ गया। तो डियर स्टूडेंट, हमने इसमें क्या किया है, अभी तक हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है। पहला हमारे पास जो इक्वेशन थी उसको देखा, इसके बाद ये आपने डिसाइड क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री किया, इसका मतलब लैग्रांजीज इक्वेशन है। तो लैग्रांजी इक्वेशन जब आपको मिल गई है तो पहला काम आपका क्या होता है कि आप लैग्रांजी सब्सिडियरी इक्वेशन लिखने से पहले आप उससे कंपेयर करके कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर जब आपने इसका लैग्रांजी फॉर्म से कंपेयर करा, इस फॉर्म से, जो कि जनरल फॉर्म होती है लैग्रांजी इक्वेशन की, यानी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाली जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी, तो आपने जब ये किया तो कितना मिला आपको, ये P की वैल्यू आपको ये मिल गई, Q की वैल्यू आपको ये मिल गई, और R की वैल्यू आपको ये मिल गई। आपने लैग्रांजी सब्सिडियरी इक्वेशन लिखी, तो dx के नीचे कितना आ गए, पाई माइनस जेड अपॉन वाई जेड, डी वाई के नीचे जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स, डी जेड के नीचे कितना आ गया यार। अब दूसरा काम क्या था हमारा, मल्टीप्लायर किस प्रकार से चूज करें। अब इस बार भी देखने पर हमारे पास ये साइक्लिक फैक्टर तो है, लेकिन आप देख पा रहे हैं जैसे एक्स के साथ वाई है, वाई के साथ जेड है, जेड के साथ एक्स है, साइक्लिक फैक्टर है, एक्स के साथ वाई है, वाई के साथ जेड है, जेड के साथ एक्स है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस बार आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दे रखे हैं। तो इस बार आपको ये तो पता है कि एक्स वाई जेड तो मल्टीप्लायर आपको लेना ही लेना है क्योंकि साइक्लिक फैक्टर में है, लेकिन अब किस प्रकार से लें। अब आप जब इसको देख रहे हैं तो आपको पता है कि ऊपर के सारे टर्म आपस में जोड़ने पर एक दूसरे से कैंसिल हो, यानी प्रॉब्लम क्या है, नीचे वाले टर्म। तो आपने देखा कि अगर एक्स वाई जेड की कर रहे हैं तब तो आपको डायरेक्टली कुछ नहीं मिल रहा है। अगर आप नीचे क्या करें, आपने 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड की इसके अंदर मल्टीप्लाई की, पहले टर्म में 1 अपॉन एक्स की, दूसरे में 1 अपॉन वाई की, तीसरे में 1 अपॉन जेड की, तो आपके पास क्या मिला, आपको ये सिंपल सी एक इक्वेशन मिल गई, जिसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड सब में से नीचे हमारा एलसीएम आ गया। पहले में आपने 1 अपॉन एक्स की, दूसरे में 1 अपॉन वाई की, तीसरे में 1 अपॉन जेड की, नीचे आपका एलसीएम कॉमन आ गया सब, ये कैंसिल हो गया। यही आपको जीरो बनाना होता है नीचे वाला टर्म, ये आप देख रहे हैं, ये आपका पूरा टर्म ये जीरो बन गया। जीरो बनने के बाद आप इस तरीके से इक्वेशन लिखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड का। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको log x, log y, log z ये मिल गए। log की प्रॉपर्टी से आपने इसको इस तरीके से लिखा। अब अभी हमारा काम आधा हुआ है, अभी हमको एक बार मल्टीप्लायर और चूज करना है। एक्स वाई जेड यहाँ पर साइक्लिक फैक्टर में थे, वो हम ले चुके हैं। अब हमें कुछ इस प्रकार से लेना है कि जिससे हमारा फिर से एक बार जीरो बन जाए। एक्स वाई जेड ले चुके हैं, वो तो हम ले नहीं सकते हैं, तो अब हमें कुछ अपना एक नए तरीके से सोचना होगा। देखिए तो स्टूडेंट, एक बार फिर से हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को देखते हैं जो हमारे पास दे रखी है, ये वाली dx के साथ कितना है, y माइनस जेड अपॉन वाई जेड, जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, इस तरीके से आपको दे रखा है। अब अगर स्टूडेंट आप इनको सही से देख पा रहे हो तो ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि अगर आप इसके अंदर ऊपर के सारे टर्म कैंसिल हैं, अगर आपस में एक दूसरे को जोड़ दें, लेकिन नीचे वाले जो हमारे पास दे रखे हैं वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई, अगर नीचे का मैं कुछ एलसीएम लेना चाहूं, तीनों को एक साथ ऐड कर दूं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड जैसे ही मेरे पास एलसीएम आएगा तो इसके साथ कितना आ जाएगा, मेरे पास वाई जेड है, यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ वाई आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। उससे मेरे पास होगा क्या, एक्स वाई है, एक्स जेड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई जेड, एक्स जेड, जेड एक्स और वाई जेड, इस तरीके से। तो मतलब आपको हमेशा इस प्रकार से सोचना है कि नीचे का आपको जीरो बनाना है। अभी दिमाग में आएगा कैसे, जब आप 5-7 क्वेश्चन इससे कर लेंगे, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। जनरली आपको ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये एग्जाम में अच्छी यूनिवर्सिटी में सब जगह आए हुए क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर भी अगर नहीं मिल पा रहा है एग्जाम में इस तरीके का, तो थोड़ा जब आप सोचते हैं, बार बार इनको रफ में रखकर देखते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया आने लगता है। जैसे आप देख रहे हैं, अब एक्स वाई जेड तो ले चुके, एक्स वाई जेड तो मल्टीप्लायर आप ले ही नहीं सकते। अब किस प्रकार से जीरो बना सकते हैं, आपको पता है कि अब तो एक ही तरीका है कि नीचे वाला जो टर्म है इसको हटा दिया। अब नीचे वाला टर्म कैसे हटेगा, पहली बार तो आपने 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड लेकर हटा दिया। दूसरी बार में क्या करें, अगर आप नीचे एलसीएम ले लें तीनों का, तो आप देख रहे हैं जो साइक्लिक फैक्टर है, एलसीएम लेने पर
यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर y, यहाँ पर z। अब क्योंकि ऑलरेडी साइक्लिक फैक्टर है, x y वाले के साथ z आ जाएगा, y z वाले के साथ x, z x के साथ क्या आ जाएगा, y हमारे पास आ जाएगा। तो डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा, एक तरीके से डायरेक्टली आपके पास फिर से एक टाइप की ऐसी इक्वेशन आएगी जिसमें डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अलग अलग कंडीशन के मैं क्वेश्चन आपको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जब आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया इसका लगने लगेगा। क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूँ कि इसके लिए हमारे पास कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है कि अगर ऐसा करेंगे तो मल्टीप्लायर ऐसा मिल जाएगा, वो आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। इसलिए मैं आज भी 4 से 5 क्वेश्चन ले रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में ही मैंने 2 अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिए थे। तो स्टूडेंट इसको लेते हैं एक बार फिर से, थोड़ा मूवी कर लेता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर आपने लिए देखेंगे वी हैव सब्सिडियरी इक्वेशन या इक्वेशन सेकंड क्या दे रखी है हमारे पास ये, तो इसमें लिखेंगे चूजिंग मल्टीप्लायर्स 1,1,1 सच दैट, कैसे, each fraction is equals to 1 dx 1 dy 1 dz। नीचे भी आपने इसमें गुणा की तो ये कितना आ गया, y माइनस जेड अपॉन वाई जेड, जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। तो आपके पास ये कितना मिल जाएगा आपको, ये dx dy और dz। नीचे कितना मिलता है आपको, एक्स वाई जेड आपने एलसीएम ले लिया सभी में से, तो ये कितना मिला आपके साथ, एक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई, एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, एक्स वाई से कैंसिल हुआ, वाई जेड से वाई जेड, जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल हो गया हमारे पास, ये एलसीएम पूरा हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये हमारे पास नीचे पूरा क्या बन गया है, 0 बन गया एक तरीके से। जब ये 0 बन गया तो ये भी ऑलरेडी 0 है, तो 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं वो 0 ही बन जाती है। तो इसके बाद हमारे पास ये क्या बचा हमारे पास ये, तो वी हैव, तो कितना मिला आपके पास ये, dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू 0 ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या आपको मिला यहाँ पर, ये x प्लस वाई प्लस जेड, पहले का ये x आ गया, जेड आ गया, दूसरे का आपने ये क्या ले लिया, कांस्टेंट C2 ले लिया। तो इसे इक्वेशन नंबर 4 आपने बोल दिया। इक्वेशन नंबर आपके पास सेकंड आई थी, ये इसको आपने इसको सेकंड बोला था, ये आपके पास थर्ड आ गई थी यहाँ पर। अब ये आपने क्या ली हुई है, ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या आ गई है, 4 आ गई है। ठीक है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 क्या आपको मिलती है, सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपके पास, सॉल्यूशन इज, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, y एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, ये आपको सोल्यूशन लिखने हैं। या आप ऐसे भी सोल्यूशन लिखते हैं कभी कभी, दोनों ही तरीके वैलिड हैं। आपने लिखा एक्स वाई जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस, ये दोनों ही क्या है आपके आंसर, ये भी आपका आंसर, ये भी आपका। तो स्टूडेंट एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन में आपने क्या क्या किया है, क्या आपको दिया हुआ था। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्वेश्चन था जो ये दिया हुआ था, आपने सबसे पहला काम क्या किया यहाँ पर, कंपेयर कर लिया इसका, आपकी जो जनरल इक्वेशन है लैग्रांजी सब्सिडियरी इक्वेशन, कंपेयर करने के बाद आपको कैपिटल P ये मिलता है, कैपिटल Q ये, कैपिटल R ये आपको मिलता है। आप क्या लिख लेते हैं इसे, लैग्रांजी सब्सिडियरी इक्वेशन। अब सब्सिडियरी इक्वेशन को जब आप देखते हैं तो आपको साइक्लिक फैक्टर तो दिख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऊपर साइक्लिक फैक्टर है, सबको ऐड करेंगे 0 बन जाएगा, 0 ही आपको बनाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर आपको हटाना पड़ेगा। वो कैसे हट सकता है, जब सब में से कॉमन आ जाए। तो आपने क्या करा, फर्स्ट में 1/x की मल्टीप्लाई, दूसरे में 1/y की, तीसरे में 1/z की। तो ये नीचे आपका क्या हो गए, सब आपस में कैंसिल हो गए, नीचे एक्स वाई जेड आपका एलसीएम आ गए थे यहाँ भी, उसको मैंने लिखा नहीं है, चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं एक्स वाई जेड को, इसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ऊपर 0 बन गया है। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्या बना आपके पास, जब आपने इसको देखा, जब आप इसको देख रहे हैं कि 0 बन गया, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, आपने इसके दोनों साइड इंटीग्रेशन किया तो लॉग में आपके पास ये आ गया, तो पहला सॉल्यूशन आपके पास ये आ।
अब जब आपने इसको देखा कि अभी एक सोल्यूशन तो मिल गया है, जब आप इसको आगे लेकर चले, अभी आपको इसका दूसरा पार्ट भी करना है, क्योंकि अभी एक ही सोल्यूशन मिला था, तो आपने एक बार फिर से सेकंड इक्वेशन को लिखा। अब हमारे पास क्या था, फिर से हमको ये सोचना पड़ेगा कि मल्टीप्लायर किस प्रकार ले लें। अब एक्स वाई जेड साइक्लिक फैक्टर थे, वो तो एक बार लिए आ सकते थे, वो आप ले चुके हैं, अब इसको बार बार नहीं लेंगे। तब आपने क्या किया, इस बार भी आप देख रहे हैं कि ये तो सही है, लिखे हुए हैं एक्स वाई जेड, ऊपर वाला तो कट जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नीचे वालों को अब कैसे हटाएं। एक बार तो 1/x 1/y 1/z लेकर हटा चुके हैं। आसान सा तरीका था कि इसमें एलसीएम ले लिया जाए, तो एलसीएम ले लेंगे आपके पास, तो आप जानते हैं क्योंकि ऊपर साइक्लिक फैक्टर आपको दे रखे हैं कि बाई जेड वालों के साथ एक्स आ जाएगा, जेड एक्स वालों के साथ वाई और एक्स वाई वालों के साथ जेड, तो ऊपर ऑलरेडी साइक्लिक फैक्टर है, एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई करने पर वो चले जाएंगे। तो आपने क्या किया, 1 1 1 और 1 1 1 को, यानी पहले में 1 की मल्टीप्लाई, दूसरे में 1 की, तीसरे में 1 की, इस तरीके से आपने लिख लिया। तो आपको क्या आ गया, नीचे एक्स वाई जेड एलसीएम आ गया और नीचे का आपका डिनोमिनेटर 0 बन गया, वही आपको चाहिए होता है। इसको आपने इस तरीके से लिखा, दोनों साइड का इंटीग्रेशन किया, x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका आंसर आ गया। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से आपने सोल्यूशन लिखा। अब स्टूडेंट दो क्वेश्चन आपने किए हैं, बिल्कुल दोनों की अलग अलग कंडीशन थी। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, इसके 5 से 7 क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ तैयार कर लीजिए। श्योरली आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, कोई भी पेपर आपका आएगा, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रैक्टिस लेकिन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। यही एक मेथड है पूरे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, जहां आपको थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ता है। अदरवाइज सिंपल से रूल है CF और PI जैसे, लास्ट ईयर जैसे, उसमें ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इसका आपको सोल्यूशन करना है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही है ये भी आपके पास, इसका आपको सोल्यूशन करना है। तो आपने स्टूडेंट क्या लिखा इसमें, वही ये तरीका आपका लिखने का। सोल्यूशन में वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है आपके पास ये, y प्लस जेड एक्स, y प्लस जेड एक्स बी, एक्स प्लस वाई जेड क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको दे रखे। तो आपने क्या करा, सबसे पहला काम तो वही था कि ये कौन सी ऑर्डर की, कौन सी डिग्री की है। तो बार बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बार बार इस टाइप के बार बार ये काम कर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर p क्या है और q क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, दोनों ही चूंकि एक ही डिग्री में दे रखे हैं और कहीं भी इनकी मल्टीप्लाई नहीं हो रखी, तो आप समझ गए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, तो आपको देखना है कि क्या है, लैग्रांजी फॉर्म वाली इक्वेशन है, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू r, तो बिल्कुल हाँ ये वही है। तो आपने क्या लिखा इसके अंदर, कंपेयरिंग विद, आपने लिखा कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ लैग्रांजीज इक्वेशन। तो आपने क्या किया यहाँ पर, इसका कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू r, इससे कंपेयर किया। तो कैपिटल P आपको कितना मिलता है, y प्लस जेड एक्स, कैपिटल Q आपको कितना मिल जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई जेड, कैपिटल R वो आपको कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप ये लिख लिया आपने, तो आप लिखेंगे लैग्रांजीज सब्सिडियरी इक्वेशन या लैग्रांजी ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो क्या होती है हमारे पास, dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r, ये आपके पास होती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसमें आगे क्या करते हैं, आप इसको लिख लेते हैं इस तरीके से, dx के नीचे आपने ये लिख लिया, ये कितना है हमारे पास, y प्लस जेड एक्स, ये कितना है हमारे पास, ये dy अपॉन माइनस एक्स प्लस वाई जेड, और ये कितना हो गया हमारे पास, ये dz अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट आप इसको देख रहे हैं कि आपके पास ये सब्सिडियरी इक्वेशन आ गई है। अब सब्सिडियरी इक्वेशन आने के बाद सबसे पहला काम आप ये देखते हैं कि क्या आपके ये एक्स वाई जेड इस तरीके से सेपरेट हो सकते हैं कि जिसमें आप जो है डायरेक्टली ऐसा कुछ मेथड लगा पाएं कि डायरेक्ट आपके पास सॉल्यूशन मिल जाए इसका, आपस में इनको सेपरेट कर लें कि इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, इसकी इसके साथ कर लें, दूसरे की दूसरे के साथ, तीसरे की तीसरे के साथ, दूसरे की तीसरे के साथ, कि एक्स वाले dx के साथ चले जाएं, वाई वाले dy के साथ चले जाएं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इस टाइप का ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि और किस तरीके से आप मल्टीप्लायर को इसके अंदर
लगा के देख सकते हैं, या किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा के देख सकते हैं। तो आपने देखा तो यहाँ पर इस तरीके से लिख लेते हैं इनको एक तरफ, वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी टर्म किसी से कैंसिल होने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल इस तरीके का आपको टर्म दे रखे हैं। फर्स्ट सेकंड ये वाला है, फर्स्ट ये वाला है, और थर्ड आपके पास क्या है, ये वाला है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट देखते हैं इसके अंदर। अब आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर हमें कुछ भी अभी मिल नहीं पा रहा है, कुछ भी हमें इस तरीके का नहीं दिख पा रहा है कि हम किस तरीके से मल्टीप्लाई लें, और ना ही इस बार ये साइक्लिक फैक्टर आपको दे रखे हैं। क्योंकि देखिए एक्स के साथ वाई है तो वाई के साथ खाली जेड होना चाहिए, लेकिन जेड एक्स है, एक्स के साथ वाई होना चाहिए था लेकिन एक्स जेड है, तो साइक्लिक फैक्टर वाली बात तो इस बार हमारे पास खत्म हो गई। अब हमें खुद ही इसके अंदर ये सेटअप करके देखना है कि मल्टीप्लायर आप किस प्रकार से ले लें जिससे आपका काम क्या बन जाए, आसान बन जाए। अब आप देखिए जरा किस प्रकार से आपको दिमाग लगाना होता है। देखिए ये आपको पता है कि पहले वाले टर्म में आपको क्या दे रखा है, इसको मैं और थोड़ा बेहतर दिखाने के लिए इधर लिख लेता हूं। पहले वाले टर्म में आपको दे रखा है वाई प्लस जेड, दूसरे वाले टर्म में माइनस एक्स माइनस वाई जेड, तीसरे वाले टर्म में आपको दे रखा है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप देखिए ये हमारे पास वाई है, ये हमारे पास एक्स है दूसरे टर्म में। तो देखिए इस वाले में अगर मैं एक्स की मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरे वाले में वाई की कर दूं, तो ये एक्स वाई हो जाएगा, ये प्लस का एक्स वाई है, माइनस का एक्स वाई। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं इस वाले में किसकी मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें चूंकि वाई की कर रहा हूं मैं, तो ये कितना बन जाएगा, एक्स वाई जेड। दूसरे वाले में किसकी कर रहा हूं, वाई की, तो कितना बन जाएगा, वाई स्क्वायर जेड बन जाएगा। ठीक है, अब इससे तो मेरा काम बना नहीं। अब तीसरा मल्टीप्लायर कैसे लूं, अब ये दो टर्म तो मेरे पास चले जाएंगे, लेकिन जब पहले वाले में मैंने एक्स की मल्टीप्लाई की तो मेरे पास क्या बना, ये बना मेरे पास ये एक्स वाई जेड, ये कितना बन गया मेरे पास ये, अब ये मेरे पास बचा जेड एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मैंने एक्स की गुणा कर दी है। इस वाले टर्म को लिया था तो एक्स वाई बन गया था, कैंसिल हो जाएगा। इस वाले में गुणा की थी तो ये कितना बन रहा है, वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब कैसे गुणा करें दूसरे वाले में कि हमारे पास दूसरा मल्टीप्लायर हमें मिल जाए। अब देखिए तीसरे वाले को जब आप देख रहे हैं तो ये जेड एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर ये आपको एक तरीके से दे रखा है, और वो आपको चाहिए। तो अब देखिए एक्स वाई अगर डायरेक्टली जेड ले लूंगा तो इसमें जेड की मल्टीप्लाई करने से कैंसिल नहीं होगा, लेकिन अगर मैं मल्टीप्लायर इस प्रकार से लूं, पहले में एक्स की गुणा, दूसरे में वाई की गुणा, तीसरे में माइनस जेड की गुणा कर दूं, तो मेरे पास आसानी से काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा मैं दिखाता हूं आपको एक बार फिर से रफ में करके इसको। देखिए एक्स वाई वाले से एक्स वाई वाला कट गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वाई जेड से आपके पास कुछ नए टर्म आ गए। तो देखिए जब मैं एक्स वाई लेता हूं इस तरीके से मल्टीप्लायर, कैसे, चूजिंग मल्टीप्लायर्स, ये काफी प्रैक्टिस करने से ही आपको आएंगे, अलग अलग क्वेश्चन कर लेंगे जब आप 7-8। एक्स वाई माइनस जेड सच दैट, कैसे, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड। देखिए पहले मैं एक्स की मल्टीप्लाई की, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले में वाई की मल्टीप्लाई की, माइनस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर जेड, तीसरे वाले में किसकी मल्टीप्लाई की आपने, माइनस जेड की, माइनस जेड एक्स स्क्वायर, और कितना हो जाएगा प्लस का, ये हमारे पास कितना हो जाएगा जेड वाई स्क्वायर। ये सारे आपस में क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए। कहां से आइडिया है, मैं देखिए किस तरीके से आप इस पे काम करते हैं। साइक्लिक फैक्टर आपके पास नहीं थे, आपने यहाँ पर जब इस तरीके से लिख लिए थे, ये हमारे पास कितना है, y प्लस जेड एक्स पहला है, ये वाला हमारे पास दूसरा है, ये वाला हमारे पास तीसरा है। तो आपने देखा पहले वाले को कि ये इसमें एक्स की कर दूं, इस वाले में y की, तो आपको पता है कि इसमें एक्स की करूंगा इसमें y की करूंगा तो ये दो टर्म तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन जब इस वाले में एक्स की कर रहा हूं तो ये वाला टर्म क्या बन रहा है, जेड एक्स स्क्वायर, इसमें y की कर रहा हूं तो ये कितना बन रहा है मेरे पास, ये वाई स्क्वायर जेड। अब अगर तीसरे वाले में डायरेक्टली जेड की गुणा कर दूं तो प्लस का जेड स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर बन जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, वो भी प्लस का ये भी प्लस का, और ये माइनस का जेड वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये भी माइनस का यही माइनस का, प्लस हो जाएंगे। लेकिन तो अब इससे तो हमारा काम बनने वाला नहीं है। जब भी आप मल्टीप्लायर चूज करते हैं पहले माइंड में तो आपके माइंड में एक्स वाई जेड आनी चाहिए, या फिर दूसरे आपके माइंड में क्या आनी चाहिए, अगर एलएमएन दे रखे हैं तो वो आने चाहिए। अगर फ्रैक्शन में है तो 1/x 1/y 1/z आने चाहिए। तो यहाँ एक्स वाई जेड तो आपके माइंड में आएंगे, लेकिन क्या हो रहा है, एक्स वाई जेड को अगर डायरेक्ट ले रहा हूं तो मेरे तीसरे टर्म कैंसिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैंने जेड को क्या ले लिया,
माइनस में ले लिया। जैसे ही जेड को माइनस में ले लिया तो ये वाला क्या बन गया नीचे वाला हमारे पास, जेड एक्स स्क्वायर माइनस का और ये जेड वाई स्क्वायर प्लस का आपस में क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए। तो देखिए कुछ सेट ऑफ मल्टीप्लायर आपको दिमाग में रखने पड़ते हैं, लाइक जैसे एक्स बाई जेड, एल एम एन, वन वन वन, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन वाई, वन अपॉन जेड, इस टाइप के कुछ मल्टीप्लायर आपको दिमाग में रखने पड़ते हैं, क्योंकि इन्हीं में से जनरली आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो एक्स वाई के साथ माइनस जेड ले आपका बन गया, तो इससे आपको क्या मिला, दिस इंप्लाइज एक्स डी एक्स वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। तो आपने क्या करा, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या आपका बना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2 जेड स्क्वायर अपॉन 2 C1 अपॉन 2। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू C1। ये क्या आ गया आपके पास, तो अब इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं, तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। पहला आपको ये सॉल्यूशन मिल चुका है। अब आइए बात करते हैं दूसरे सॉल्यूशन के लिए। तो एक्स वाई जेड तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए, चाहे साइक्लिक फैक्टर है नहीं है, एक बार तो उसको लगाकर देखने की आप कोशिश करेंगे ही करेंगे, नहीं लगता है तो फिर कुछ और करें। जनरली उससे एक दो टर्म तो आपका कट ही जाता है, जैसे यहाँ पर भी कट गया, लेकिन जेड लेने पर लास्ट के टर्म नहीं कट रहे, तो आपने माइनस में ले लिया, कट गया, तो वो प्लस माइनस रहेगा। मैंने कहा कुछ सेट ऑफ मल्टीप्लायर है, लाइक एक्स बाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई वन अपॉन जेड, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन जेड, वन 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 माइनस वन माइनस वन माइनस वन, इस टाइप के ही मल्टीप्लायर आपके जनरली चूज होते हैं। अब आइए बात करते हैं दूसरा सॉल्यूशन जब आपको लेना है। मैं इसको थोड़ा मूव कर लेता हूं ऊपर। तो देखिए मेरे पास जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आपने लिखा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या लिखा आपने इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारे पास, ये डी एक्स अपॉन, चूंकि पी था तो ये कितनी थी, वाई प्लस जेड एक्स डी वाई अपॉन माइनस एक्स प्लस वाई जेड डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपके पास। अब देखो एक बार तो हमने एक्स वाई माइनस जेड ले लिया, उससे हमारा काम बन गया। अब हमें क्या करना है, एक बार फिर से हमें इस पर दिमाग लगाकर देखना है क्या ले लें। तो अभी भी इस प्रकार से एक बार फिर से इनको लिख लेता हूँ राइट हैंड साइड में, जो हमारे पास ये मल्टीप्लायर्स हैं नीचे वाले। तो कितना है ये, वाई प्लस जेड एक्स पहला है, माइनस एक्स माइनस वाई जेड दूसरा है, ये कितना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जैसा आपने इसमें एक्स की थी इसमें वाई की, तो इस बार इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं इस वाले में वाई की कर दूं, इसमें एक्स की कर दूं, तो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे मेरे टर्म। पहले में वाई की दूसरे में एक्स की कर दूं तो कुछ टर्म तो कैंसिल हो ही जाएंगे, जैसे पहले और दूसरे में हो रहे थे, पहले एक्स की वाई करके। पहले में अगर मैंने किसी गुणा कर दी वाई की, तो कितना बन जाएगा मेरे पास, ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। दूसरे में किसी कर देता हूँ एक्स की, ये मन में क्यों आता है ऐसा करने की, क्योंकि मुझे पता है अगर वाई की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक टर्म तो कैंसिल हो जा रहा है, दूसरे में एक्स की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो एक टर्म तो मेरा कैंसिल हो जा रहा है। तो ये मैंने की दूसरे वाले में एक्स की, तो एक्स वाई जेड, ये सब ये क्या मुझे पता है, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या बची हमारे पास, ये एक्स वाई जेड भी कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए तीसरे में कुछ बचना नहीं चाहिए। सारे टर्म आपस में कैंसिल हो रहे हैं वाई और एक्स को लेने पर। अब तीसरे में कुछ ना बचे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके अंदर आप क्या कर दें, वन की मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर आप इसके अंदर वन की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तीसरा वाला टर्म बिल्कुल नॉन इफेक्टिव हो जाएगा। तो आपने क्या करा इस बार, चूजिंग मल्टीप्लायर्स, चूजिंग मल्टीप्लायर्स y कोमा x कोमा 1 सच दैट। देखिए तो सबसे अच्छा तरीका यही है जो मैंने अभी राइट हैंड साइड में किया है। आपने क्या किया यहाँ पर राइट हैंड साइड में इजीली आपने इस तरीके से रखा इसको, और पहले टर्म में आपने देखा कि अगर पहले में y की गुणा कर रहा हूं तो कम से कम एक टर्म तो कैंसिल हो रहा है आपस में, पहले एक टर्म को उठाकर देखने की कोशिश करी। आपने देखा अगर दूसरे में x ही कर दूं तो एक टर्म और कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला। जब इनको देखा कैंसिल हो रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड भी बच रहा है, हो जाएगा कैंसिल। अब लेकिन इसके लिए क्या है, तीसरे में कुछ आना ही नहीं चाहिए। अब तीसरे में कुछ ना आए तो उसका तरीका क्या है कि तीसरे वाले में मल्टीप्लाई किसकी कर दें, वन की कर दें। तो इस तरीके से ही आपको अगर एग्जाम में डायरेक्ट वाला नहीं आता है तो वो लगा कर देखना है। इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे आप, कुछ क्वेश्चन ही कुछ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, इजीली हो जाएगा। ठीक है, जब आपने इसमें लगाया तो कितना बना आपका, इसका मतलब ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू वाई डी एक्स
डी वाई प्लस डी जेड, नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दी इसकी वाई की, वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड, इसमें एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, तीसरे में 1 की करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सारे आपस में क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहे हैं, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये इससे। तो आप लिखेंगे यहां पर ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ईच फ्रैक्शन डायरेक्टली लिख दें अब तो, लिखिए दिस इंप्लाइज वाई डी एक्स डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू 0। तो आपने लिखा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन कर दिया आपने दोनों साइड का, मैं इधर को कर दे रखा हूं ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। वाई एक्स आ गया, ये एक्स वाई एक्स वाई प्लस जेड इक्वल्स टू C2। तो ये हमारा दूसरा सोल्यूशन है। तो आपने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 4 बोल। इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन 4 है, तो आपने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। 3 और 4 से जो आपका फाइनल सोल्यूशन बनता है वो बनता है पाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमा वाई एक्स, इसको आप ये एक्स वाई एक्स टू एक्स वाई भी कह सकते हैं, 2x वाई इस तरीके से, प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या हुआ, फाइनल सोल्यूशन। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से आपको बता देता हूं। देखिए डियर, ये आपके पास क्वेश्चन था, आपका सबसे पहला काम तो ये होता है कि इसकी डिग्री और ऑर्डर चेक करना। आपने डिग्री और ऑर्डर अच्छे चेक कर लिए, आपने देखा कि पी और क्यू यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको दिए हुए हैं और दोनों के अंदर ही क्या है, पावर 1 आपको दे रखी है। तो इसका मतलब ये क्या है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है। तो आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप लैग्रांज की जो इक्वेशन होती है ये वाली, इससे आप इसका कंपेरिजन कर लेते हैं, कंपेरिजन करके पी क्यू और आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, बिल्कुल इस तरीके से सब्सिडियरी इक्वेशन आप लिख लेते हैं। सब्सिडियरी इक्वेशन आपने लिखी तो इसके बाद आपको पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर मल्टीप्लायर क्या है, ना तो ये साइक्लिक फैक्टर। तो साइक्लिक फैक्टर हो या नो, आपके माइंड में इस टाइप के मल्टीप्लायर जरूर आने चाहिए, लाइक एक्स वाई जेड 1/x 1/y, अगर फ्रैक्शन वाला है तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो जब आपने देखा, आपको एक एक टर्म को देखना है, आपको पता है कि ये वाला y है, इस वाले में x दे रखा है, तो अगर मैं पहले वाले में x की मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरे वाले में y की कर दूं, तो एक्स वाई बन जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इतना हिंट आपके लिए काफी हो जाता है। आज आपने क्या की, पहले वाले में क्या किसकी मल्टीप्लाई की, x की, दूसरे वाले में y की मल्टीप्लाई की। अब तीसरे वाले मन में क्या आता है कि z लें, एक्स वाई जेड। अब तीसरे वाले में जो आपने z लिया तो लास्ट वाले टर्म कैंसिल नहीं हो रहे थे, वो दोनों प्लस में आ रहे थे, तो आपने वहां पर क्या ले लिया, माइनस जेड वहां पर ले लिया। तो माइनस जेड लेते के साथ ही आपका क्या हुआ, ये आपका एक्स वाई माइनस जेड लिया, एक्स वाई माइनस जेड लेते ही सारे टर्म आपस में कैंसिल हो गए। बस यही काम करना होता है, इसके बाद क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचता नहीं है। ये आपने इक्वेशन ली और इसके बाद क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड। तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होता है, आपके पास ये पहला सोल्यूशन आपको मिल जाता है। दूसरे सोल्यूशन की तरफ जब आप पढ़ रहे थे तो आपने क्या करा, फिर से एक बार अपनी इक्वेशन सेकंड को आप एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो यानी अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन को आप एक बार फिर से लाते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जब आपने फिर से लिखी तो यही वाली आपकी इक्वेशन थी। अब एक बार फिर से आपको सोचना पड़ेगा क्या मल्टीप्लायर लेना है। एक टर्म को आप पकड़ लीजिए, आपको पता है कि अगर पिछली बार एक्स वाई ले लिए तो वो तो लेंगे नहीं इस बार, कि इस बार वाई के अंदर अगर वाई की गुणा कर दूं तो ये कैंसिल, एक्स के अंदर एक्स की गुणा कर दूं ये कैंसिल। लेकिन ये तभी होगा जब लास्ट वाले में कोई चेंज ना आए। तो यानी लास्ट वाला आप समझ जाएंगे क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में भी दिमाग लगाना होता है, बस थोड़ा सा। तो आपने ये लिया कि पहले में वाई की, दूसरे में एक्स की, तीसरे में 1 की, तो मल्टीप्लायर आ गया आपके पास, ये नीचे 0 बन गया। ये आपके पास ये पूरा इस तरीके की इक्वेशन आ गई। इंटीग्रेशन आपने करा दोनों साइड, ये आपका सोल्यूशन आ गया। इक्वेशन नंबर 3 और 4 से ये आपका पूरा फाइनल सोल्यूशन हो गया। इस सोल्यूशन को कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना था हमारे पास, ये तीसरा क्योंकि माइनस जेड स्क्वायर था, इसको माइनस कर देता हूं मैं, कि माइनस जेड स्क्वायर था, तो माइनस जेड स्क्वायर
इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 2xy प्लस जेड। ये आपका पूरा सोल्यूशन। आइए स्टूडेंट और क्वेश्चन लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। आपका एक क्वेश्चन इधर रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी देखिए बेटा, आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का आते हैं कि जिसमें आपका सेपरेशन वाला भी काम कर जाता है कुछ पार्ट के लिए, मतलब एक हिस्से में आपका सेपरेशन वाला फॉर्मूला काम आ जाता है। जैसे कि जब आपने कल लैग्रांजी इक्वेशन शुरू की थी तो कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे जिसमें आपका डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट हो गए थे, मतलब x के साथ dx आ गया था और y के साथ क्या आ गया था, आपका dy आ गया था। तो वहां पर सेपरेशन आपका इजीली हो गया था। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आपको मल्टीप्लायर का भी चूज करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको इस तरीके से भी एक टर्म तो आपका मल्टीप्लायर से मिल जाए और एक टर्म आपका इस तरीके से मिल जाए कि आपके वेरिएबल सेपरेट हो जाए। तो कभी कभी इस टाइप का मिक्स क्वेश्चन भी आपके पास आ जाता है। तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इस टाइप का मिक्स क्वेश्चन ही मैंने आपके पास लिया हुआ है। मैं कोई कैटेगरी आपके क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, सारे ही टाइप के क्वेश्चन आपके लेकर चल रहा हूँ। तो आप किसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में आपने लिखा वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर p माइनस एक्स वाई क्यू माइनस जेड एक्स। तो फिर से वही काम आपको करना है। सबसे पहले इसका ऑर्डर और डिग्री चेक करनी है। तो ऑर्डर और डिग्री जब आप इसका चेक करते हैं तो केवल आपको p और q को देखना। p और q आपने देखी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दे रखे हैं, दोनों में कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं दे रखी है, तो यानी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है। तो आपने क्या करा, आप समझ गए कि लैग्रांजीज इक्वेशन है। अब लैग्रांजी इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहला काम आपका क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R निकालिए और उसके बाद देखते हैं आप किस तरीके से आगे इसको कर सकते हैं। तो आपने क्या करा, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद जनरल फॉर्म ऑफ लैग्रांजीज इक्वेशन। तो आपने किससे कंपेयर किया, P स्मॉल p Q स्मॉल q इक्वल टू R। तो ये आपका कितना हो गया, कैपिटल P y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैपिटल Q माइनस एक्स वाई कैपिटल R माइनस जेड। तो आप लिखते हैं लैग्रांजीज सब्सिडियरी इक्वेशन। वो क्या हो जाएगी आपके पास, ये dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r। तो आप इसको इस तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपके पास क्या होगा, सब्सिडियरी इक्वेशन dx p की वैल्यू क्या है आपके पास, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर dy q की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस एक्स वाई dz, ये क्या है आपके पास zx। तो स्टूडेंट मैंने क्या कहा, ये मिक्स टाइप का आपका क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें आपको दोनों ही मेथड लगाने पड़ेंगे। एक हिस्से पर आपका मेथड ऑफ मल्टीप्लायर काम कर जाएगा और एक पोर्शन पर आपका वेरिएबल सेपरेट इजीली हो जाएंगे। अब कैसे हो जाएंगे, आप देखिए सेकंड और थर्ड टर्म को लीजिए। आपको पता है कि x से x कैंसिल हो रहा है, y किसके साथ, dy के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा और z किसके साथ, dz के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा। तो आपने लिखा टेकिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड एंड थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या मिला आपको, ये dy अपॉन एक्स वाई dz अपॉन जेड एक्स। x से x कट गया तो कितना मिल गया हमारे पास, ये dy अपॉन y और इधर लिख दीजिए dz अपॉन z इक्वल्स टू 0। तो आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का आपने इंटीग्रेशन किया, माइनस log y प्लस log z इक्वल्स टू नया कांस्टेंट ले लीजिए log c1। तो ये कितना मिल जाएगा आपके पास, ये log e बेस z अपॉन y इक्वल्स टू log c1, log से log कैंसिल। तो यानी पहला सॉल्यूशन आपको क्या मिल गया है, z अपॉन y इक्वल्स टू c1। ये आपका क्या आ गया है, पहला सॉल्यूशन आ गया, जिसको आप इक्वेशन नंबर, इसको आप ये क्या बोल देते हैं, इसको आप पहली इक्वेशन बोल देते हैं जो आपकी दी हुई इक्वेशन होती है। सब्सिडियरी इक्वेशन को आप सेकंड बोल देते हैं, क्या आ गया आपके पास, थर्ड में आपका पहला सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें करना क्या है हमारे पास कि
जो आपके पास लैग्रांज सब्सिडियरी इक्वेशन आपने लिखी, तो ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें मिक्स टाइप का मतलब देखिए एक पोर्शन तो इसका इस तरीके से ही हो गया है कि आपने जब दोनों टर्म को देखा इसके, तो दोनों के वेरिएबल इस प्रकार से सेपरेट हो जा रहे हैं कि उसमें आपको dy के नीचे y आ गया और dz के नीचे z आ गया, तो इंटीग्रेशन करना पॉसिबल हो गया है। ठीक है, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपने इंटीग्रेशन किया दोनों साइड, तो माइनस log y आ गया, log z आ गया, log की प्रॉपर्टी से आपने इसको z अपॉन y लिखा। ये पहला आपका सोल्यूशन है। दूसरे सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, देखिए मल्टीप्लायर चूज करना पड़ेगा इसके अंदर आपको। ठीक है, तो एक बार फिर से अपनी सब्सिडियरी इक्वेशन को हम देखते हैं क्या वो दी हुई है। हल्का मैं इसको कर लेता हूं ऊपर। ये आपके पास सब्सिडियरी इक्वेशन है, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड जो हमारे पास सब्सिडियरी इक्वेशन थी वो क्या थी, dx अपॉन, ये थी हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये थी हमारे पास dy अपॉन माइनस एक्स वाई और dz अपॉन जेड एक्स। तो एक तो हमारा सोल्यूशन मिल गया था दोनों टर्म को साथ में कंबाइन करने पर। अब दूसरे के लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लायर चूज करने हैं। देखिए मल्टीप्लायर चूज करने के लिए आप इनको रफ में इधर की एक साइड रखकर जब देखते हैं इसको, ऐसे आपने रखा, पहला टर्म है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दूसरा है एक्स वाई और तीसरा है माइनस जेड एक्स। तो आप देख रहे हैं कि पहले टर्म में किसकी मल्टीप्लाई कर लें, दूसरे में किसकी मल्टीप्लाई कर लें और तीसरे में किसकी मल्टीप्लाई करने से हमारा काम बन जाएगा। तो आप देखिए इस टर्म को जब आप देखते हैं तो एक्स वाई जेड को देखते हैं, साथ ही आपके पास मल्टीप्लायर चूज करने में एक्स वाई जेड का तो आना ही आना चाहिए कि एक्स वाई जेड हम कर सकते हैं क्या। तो आपने क्या करा यहाँ पर, पहले में किसकी मल्टीप्लाई कर ले, एक्स की मल्टीप्लाई, जिससे क्या हो जाए एक्स वाई स्क्वायर, दूसरे में वाई करने से माइनस का एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, दूसरे में वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, और तीसरे वाले में जेड की करेंगे तो माइनस का जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्योंकि जब भी आपके पास ये एक्स वाई जेड वाला क्वेश्चन आता है तो ये तो आपके माइंड में ऑब्वियसली आएगा ही आएगा कि एक्स वाई जेड को तो एक बार ट्राई करना ही है। तो एक्स वाई जेड आपने जब ट्राई करके देखा, और वो आता भी कहाँ से, आप देख रहे हैं कि पहले वाले टर्म में अगर एक्स की कर दूं तो ये क्या बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, दूसरे वाले में वाई कर दूं तो ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा। ये एक्स जेड स्क्वायर बन रहा था, इसमें अगर तीसरे वाले में जेड की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से इनको अलग अलग लिखकर आपको इस तरीके से मल्टीप्लायर चूज करने, और मैंने बार बार कहा है कि मल्टीप्लायर जब भी चूज कर रहे हैं तो एक्स वाई जेड को सबसे पहले आपको ट्राई करना ही करना है। उसमें प्लस माइनस को आगे पीछे करना पड़ सकता है, मोस्टली एक सोल्यूशन तो आपका उससे ही बन जाता है। तो आपने लिखा यहाँ पर इस तरीके से कि जब हर बार जैसे लिखते हैं चूजिंग मल्टीप्लायर्स, चूजिंग मल्टीप्लायर्स एक्स वाई जेड सच दैट, कैसे, each fraction is equals to x dx, y dy, z dz। नीचे कितना बन गया, पहले में x की मल्टीप्लाई, ये हो गया आपके पास ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, तीसरे में z की जेड स्क्वायर एक्स, सारे आपस में कैंसिल हो गए, एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर। तो आपने लिखा दिस इंप्लाइज एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड इक्वल्स टू 0। दोनों साइड इंटीग्रेशन किया आपने, यहाँ पर इधर कर रहा हूं ऑन इंटीग्रेटिंग, क्या आपको मिला है यहाँ पर इंटीग्रेशन करने पर इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2 जेड स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू C2 अपॉन 2। इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू C2। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 आ गई। फाइनल सॉल्यूशन लिख दीजिए यहाँ पर, तो आप लिख देंगे हेंस सॉल्यूशन इज, थर्ड और फोर्थ से क्या मिल गया आपके पास, ये फाई, पहला सॉल्यूशन आपके पास आया था ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड में आपको दिया गया था, जेड अपॉन वाई, और ये क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। तो इसमें भी आपने थर्ड और फोर्थ का यूज करके क्या बना दिया, फाइनल सॉल्यूशन लिख दिया है। आइए स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन आज का ले लेते हैं, वो भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा है, उसको लेकर फिर आज के लेक्चर को हम पूरा करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपका नया टॉपिक डिस्कशन में होगा जिसको आप 4 फीट मेथड पढ़ेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, ये भी कराता हूं मैं इसको आपको। ये लिखा आपने, वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन C प्लस
3q इक्वल्स टू 5z tan y माइनस 3 है। तो आप देख रहे हैं p और q फर्स्ट पावर में कहीं भी मल्टीप्लाइड नहीं है, तो इसका मतलब लैग्रांजीज इक्वेशन है। लैग्रांजी इक्वेशन जब आपकी कंफर्म हो जाती है तो आप कंपेयर करके p q r निकाल लेते हैं। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ऑफ लैग्रांजीज इक्वेशन p स्मॉल p q स्मॉल q इक्वल्स टू r। तो कैपिटल P आपको कितना मिलता है, 1 मिलता है। कैपिटल Q कितना मिलता है, 3 मिलता है। R कितना मिलता है, 5z tan y माइनस 3x, ये आपको मिलता है। तो आपने स्टूडेंट क्या किया, इसकी सब्सिडियरी इक्वेशन लिख लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर लैग्रांजीज सब्सिडियरी इक्वेशन क्या मिल गई आपको, ये dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r। तो क्या मिलती है आपको इक्वेशन, dx अपॉन 1 dy अपॉन 3 dz अपॉन 5z प्लस 10 y माइनस 3 है। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं इसमें भी डायरेक्टली वेरिएबल इजीली सेपरेट हो सकते हैं। इसके साथ dx चला जाएगा, इसके साथ dy चला जाएगा। तो लिखेंगे टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। तो क्या लिखा आपने इसमें, साथ में लिया जब आपने 3dx इक्वल्स टू dy, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं आप dy माइनस 3x इक्वल्स टू 0, 3dx इक्वल्स टू 0, dy माइनस 3dx इक्वल्स टू 0 ऑन इंटीग्रेटिंग। तो आप फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, ये आपकी सेकंड हो जाती है। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या आपको मिला, y माइनस 3x इक्वल्स टू c1। ये आपका पहला सोल्यूशन हो गया, जिसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोले। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन अपने आप में अलग टाइप का क्यों है और इजी होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी सॉल्यूशन का यूज करके आपको दूसरा सॉल्यूशन बना लेना है। यहाँ पर आपने देखा y माइनस 3x की वैल्यू c1 है, और आपका जो तीसरा टर्म दे रखा है इसकी वैल्यू भी y माइनस 3x दे रखी है। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से y माइनस 3x की वैल्यू आप क्या रख देंगे, c1, और फिर चाहे फर्स्ट या सेकंड को ले लीजिए, या फर्स्ट और थर्ड को ले लीजिए, या सेकंड और थर्ड को ले लीजिए, आसानी से वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन। तो कभी कभी ऐसा भी आपको दिमाग चलाना होता है, सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये dx अपॉन 1, और ये क्या लेंगे इस तरीके से dz अपॉन 5z प्लस 10, और y माइनस 3x की वैल्यू आपने क्या रख दी, c1 रख दी। तो आप देख रहे हैं इजीली आपके वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। z के नीचे z वाले हैं, 10 c1 कांस्टेंट है, dx के नीचे x वाले टर्म आपको दे रखे हैं। तो अब क्या करते हैं, इसका आसानी से इंटीग्रेशन कर देंगे। तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, या पहले इसको इस तरीके से लिख लेंगे, तो dx इक्वल्स टू dz अपॉन 5z tan c1। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या मिला आपको, यहाँ पर x मिल गया, dx का इंटीग्रेशन। अब देखिए इस टर्म का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dz अपॉन z है, बाकी सारा तो कांस्टेंट है, dz अपॉन z का log z, यानी log e बेस 5z tan c1। अब देखिए जिस चीज को आपने z माना उसको एक बार और करेंगे, 5z का क्या हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा। tan c1 कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट रहेगा। नया कांस्टेंट ले लेते हैं आप, log c2 आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो आपने इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5x, इसको अपॉन में यहाँ भी 5 ले लीजिए जिससे आपका कॉमन हो जाए, 5x इक्वल्स टू log e बेस 5z प्लस tan c1
5z 10c1 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास log e बेस c2। तो इसको इधर ही लिख लेते हैं हम, थोड़ा सा इजीली आपको विजिबल होगा जिससे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास एक तरीके से 5x इक्वल्स टू, ये कितना हो गया हमारे पास log e बेस 5z प्लस 10c1 अपॉन c2, ये आपके पास आ गया। अब c1 की आप वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो आप लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड जो हमारे पास वैल्यू आई थी उसकी वैल्यू वापस कर रहे हैं। 5x इक्वल्स टू log e बेस 5z प्लस 10y माइनस 3x, ये कितना आ गया आपके पास ये C2 को मैं इधर ले जाकर लिख देता हूं, ये C2 इक्वल्स टू अपॉन 5x इधर ले आए। तो ये आपके पास ये दूसरा सॉल्यूशन आपके पास आ गया। देखिए पहला सॉल्यूशन आपके पास इक्वेशन थर्ड में आ गया। थर्ड के अंदर आपने क्या किया, y माइनस 3x की वैल्यू ली और थर्ड और सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म को एक साथ लिया, फर्स्ट और थर्ड टर्म, इसकी वैल्यू आपने 10c1 रख दी। तो 10c1 जब आपने इसके अंदर रखी ऑक्सिलरी इक्वेशन में, तो ये आपके पास इक्वेशन आई। इंटीग्रेशन आपने दोनों साइड का किया, ये आ गया, तो f1 dx का x आ गया, ये dz के अपॉन z है तो 1/5 log 5z प्लस 10c1। और चूंकि ये 1/5 यहाँ भी था तो log c2 में भी आपने 1/5 ले लिया, log की प्रॉपर्टी से ये आ गया, 5x इधर हो गया, c2 को आप इधर ले गए यहाँ पर, तो आपके पास क्या बनेगा ये इस तरीके से log 5z प्लस 10y माइनस 3x, और c2 क्या आ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा, चाहे log c2 लीजिए c2 लीजिए। आपका फोर्थ इक्वेशन आ गई, आप सॉल्यूशन लिख दीजिए फाइनल। हेंस सॉल्यूशन इज क्या मिल जाएगा हमारे पास, y माइनस 3x log e बेस 5z 10y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। आइए एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, खत्म करते हैं आज के इसको क्वेश्चन को भी और इसके आज के लेक्चर को भी। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया अपनी सब्सिडियरी इक्वेशन में, यहाँ पहली और ये दूसरी को एक साथ लिया, y माइनस 3x आ गया, इसकी वैल्यू आपने यहाँ पर c1 रख लेनी है। जब आप फर्स्ट और थर्ड को ले रहे हैं तो देखने वेरिएबल तो सेपरेटेड है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि y माइनस 3x एक अलग वेरिएबल है, उसकी वैल्यू आपने c2 रख दी, तो आपने ये लिखा है यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड से और थर्ड से एक नई इक्वेशन बना दी, और इसका इधर लाकर दोनों साइड का आपने इंटीग्रेशन कर दिया, ये आप देख पा रहे हैं इजीली। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको इस तरीके से एक नया कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, ये आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब जो आपके पास ये ऐसा आ गया है तो आपने क्या लिखा, इसको 5x को इधर ले आए, c2 को इसके नीचे कर दिया, तो एक नया सॉल्यूशन आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 4 में। तो आपने फाइनल सॉल्यूशन को अपने इस तरीके से जैसा आप अभी तक लिखते आए हैं लिख लिया। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और 2 क्वेश्चन आपने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। तो इस मेथड के लिए इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हो, बीटेक कोर्स में आप कहीं से भी कर रहे हो, तो आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर इस पोर्शन से क्वेश्चन आता है तो आप श्योर रहिए इन 7 क्वेश्चन से ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चन में से आपको मिल जाए, और अगर कहीं ऐसा होता है कि इन क्वेश्चन में से आपको अगर नहीं मिल पाता है तो इनके जैसा ही कुछ छोटा मोटा चेंज होकर आपको मिल जाए, क्योंकि मैथ में छोटे मोटे चेंजेस होते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपकी समझ में आया होगा, हालांकि थोड़ा सा ये समझने वाला मेथड है। मैंने आपसे कहा बस मल्टीप्लायर चूज करते समय इस बात का ध्यान रखें, एक तो साइक्लिक फैक्टर देख लेने हैं, एक्स वाई जेड एलएमएन ले लेने हैं, या 1/x 1/y 1/z, या 1/1 या एक्स वाई माइनस जेड, इस तरीके के ही मल्टीप्लायर आपके पास होते हैं जिनको आपको चूज करना होता है। तो स्टूडेंट काफी सारे हमने क्वेश्चन किए, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इसका, जो आपका अभी ये मॉड्यूल 1 चल रहा है, उसमें हम 4 फीट मेथड पढ़ेंगे, वो भी अपने आप में एक अच्छा मेथड है, उसके 2 या 3 अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन्हीं में से आपका एग्जाम आ जाता है। तो नेक्स्ट मेथड में हम डिस्कस करेंगे 4 फीट मेथड, और इसके साथ ही आपका क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर इक्वेशन भी थोड़ी सी शुरू हो जाएगी, और इसके बाद का जो पोर्शन है आपका वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पीआई का रहेगा, उस पर आगे डिस्कशन होगा। होपफुली स्टूडेंट आपकी समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है, और आपके लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल रहेगा। इसी के साथ स्टूडेंट आज का मैं लेक्चर खत्म करता हूँ। थैंक यू।